हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, हम यहाँ पे घटना चक्र 2021 की भारत दृष्टि कर रहे हैं और जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 22 जो कि है आयोजना। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं अपना सिलेबस, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। तो इस यहाँ पे देखिए, हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करके अब पहुँच गए हैं हम चैप्टर नंबर 22 पर, जो कि है आयोजना। उसके बाद थोड़े से चैप्टर हमारे और बचते हैं और ये बुक हो जाएगी गाइज हमारी कंप्लीट। ठीक है, आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा शेयर। चलिए गाइज, अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जो कि है चैप्टर नंबर 22 आयोजना। छोटा सा चैप्टर है गाइस, ये भी फटाफट खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, भारत में आयोजना के लक्ष्य और सामाजिक उद्देश्य संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखा है नीति आयोग। तो नीति आयोग से पहले गाइस क्या था, योजना आयोग, जो अब क्या हो गया है, नीति आयोग में बदल गया है। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान यानी कि नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 में 2050 में बने योजना आयोग के स्थान पर की गई और नीति आयोग योजना आयोग की उत्तराधिकारी संस्था है। ठीक है, क्या है, उत्तराधिकारी संस्था। और ये नई संस्था सार्वजनिक क्षेत्र के सीमित दायरे से परे जाकर विकास प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करती है। विकास की समग्र पहल से उसके लिए उपयुक्त वातावरण के निर्माण का कार्य करती है और इस अवधारणा का आधार है, आगे लिखा है दोस्तों, सहकारी संघवाद के सिद्धांत के राष्ट्रीय विकास में राज्यों की सशक्त और समान भागीदारी। ये लिखा है, आंतरिक और बाह्य संसाधनों के ज्ञान भंडार से सभी स्तरों पर सुनिश्चित और उत्कृष्ट कार्यों हेतु सरकार को सहयोग देना। नेक्स्ट आपका लिखा है उद्देश्य। तो यहाँ पे लिखा है, वर्ष 2015 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन आयोग यानी कि नीति आयोग का सृजन भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में किया गया और प्रधानमंत्री इस संस्था के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। और यह संस्था केंद्र सरकार की नीतियों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है और राज्य सरकारों के साथ मिलकर क्या करती है, काम करती है। फिर ज्ञान के भंडार के रूप में, तो ज्ञान के भंडार के रूप में काम करती है और भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति पर नजर रखती है। ये संस्था केंद्र और राज्य सरकारों के सभी क्षेत्रों में नीतिगत तत्वों पर रणनीतिक और तकनीकी सलाह देने का काम करती है, जिसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामले, देश के अंदर से और विदेश की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के प्रसार और नए नीतिगत विचारों और समस्या आधारित विशिष्ट सहयोग का अनुप्राण शामिल है, अनुप्रणान। ठीक है, आगे देखिए संरचना भी देख लेते हैं यहाँ पे, फिर पीछे चलते हैं हम लोग वापस। देखिए यहाँ पे लिखा है कि नीति आयोग का गठन इस प्रकार है। भारत, देखिए क्या है, जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। फिर है संचालन शासी परिषद में सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और विधायिका वाले सभी केंद्र शासित राज्यों के यानी कि दिल्ली, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके क्या, उपराज्यपाल, ये सारे इसमें हैं। अगर हम संरचना की बात करें तो नेक्स्ट लिखा है कि विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञों को विभिन्न आमंत्रित सदस्यों के रूप में बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री इनको मनोनीत करते हैं और अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अलावा पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा इस प्रकार है। देखिए, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। पूर्णकालिक सदस्य की अगर बात करें तो अधिकतम 2 सदस्य जो प्रमुख विश्वविद्यालयों से पदेन सदस्यों के रूप में चुने जाएंगे। फिर है अंशकालिक सदस्य बारी बारी से बदलते रहेंगे। फिर लिखा है पदेन सदस्य अधिकतम 4 सदस्य जिनका मनोनयन प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद से करेंगे। और फिर लिखा है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होंगे और इनकी जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री का एक निश्चित अवधि के लिए करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है, फिर लिखा है, चलिए अब हम वापस पीछे चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है SDG भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2020-21 नीति आयोग द्वारा जारी। कब, 3 जून 2021 की बात।
देखिए यहाँ पे तीसरा संस्करण है, तो इसमें लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र सहयोग के विकास यह सूचकांक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को उन 115 संकेतों पर आंकता है, ठीक है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क से जुड़े हैं। फिर लिखा है यह सूचकांक प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है और इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को जो है 1 से लेकर 0 के पैमाने पर मापा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके SDG भारत सूचकांक स्कोर के आधार पर निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया गया है। तो आकांक्षी जो होंगे गाइस उसका जो है 0 से लेकर अगर 49 अंक तक आता है। अच्छा प्रदर्शन कहाँ से कहाँ तक है, 50 से लेकर 64, और अग्रणी 65 से लेकर 99, और लक्ष्य प्राप्त करता आपका 100 होगा। अब देखिए यहाँ लिखा है समग्र ओवरऑल, तो आकांक्षी कोई भी नहीं है, जो कि 0 से लेकर 49 है, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद है आपका अच्छा प्रदर्शन यानी कि 52 64। तो इसमें कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मणिपुर, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड, बिहार, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। फिर है अग्रणी की बात करें तो कितना है आपका 65 से लेकर 99। तो गैस इसमें कौन है, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। फिर हम बात करते हैं और गैस अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब है यहाँ पे लक्ष्य प्राप्तकर्ता जिसके 100 अंक हों, वो क्या है, कोई भी नहीं है। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। शीर्ष 5 राज्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर पे है आपका, ये स्कोर लिखा हुआ है, यहाँ रैंक है, फर्स्ट नंबर पे है केरल, सेकंड पे हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु है, थर्ड पे आपका आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड है, देन फोर्थ पे आपका है सिक्किम, फिफ्थ पे महाराष्ट्र, और सबसे लास्ट के 5 राज्यों की अगर हम बात करें तो भाई सबसे लास्ट में आपका बिहार, और उसके बाद आता है आपका झारखंड, देन असम, उत्तर प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, नागालैंड और ओडिशा। ये सारे लास्ट के हैं गैस। अब देखिए अग्रणी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश और उनके स्कोर की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे देखिए यहाँ पे लिखा है चंडीगढ़, देन दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, देन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख सबसे लास्ट में है सबसे कम अंकों के साथ। फिर लिखा है भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2019 के 60 से बढ़कर 2020 में कितना हो गया आपका 66 हो गया। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश का अच्छा प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मर की श्रेणी में शामिल है उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे वापस आ जाते हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसकी बात हो रही है। तो देखिए 1951 में बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों की आयात और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर पहली पंचवर्षीय योजना, उसका टाइम पीरियड है 1951 से लेकर 56 में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई जिसमें सिंचाई और बिजली परियोजना प्रमुख थी, ठीक है। योजना का लक्ष्य जो है निवेश की दर को राष्ट्रीय आय के 5% से बढ़ाकर लगभग 7% करने का रहा। कितना, 5 से बढ़ाकर कितना, 7%। फिर लिखा है दूसरी जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उसके बारे में। तो इसका टाइम पीरियड देखिए क्या लिखा है 1956 से लेकर 57 से लेकर 60 to 61 है, ठीक है। अब लिखा है इसका जो उद्देश्य है अंततः भारत में एक समाजवादी जो समाज है उसका प्रारूप स्थापित करना। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, जो राष्ट्रीय आय है उसको 25% की बढ़ोतरी करना, उसमें आधारभूत और भारी उद्योगों पर विशेष जोर देकर औद्योगिकरण को तीव्र करना। तो पहले वाले में हमने देखा गाइस कृषि था, दूसरे वाले में देखिए क्या कह रहा है, औद्योगिकरण। फिर लिखा है रोजगार के अवसरों का बड़े पैमाने पर क्या विस्तार करना, आय और धन की असमानता कम करना और आर्थिक शक्ति के वितरण में और समानता लाना, ठीक है। फिर योजना का लक्ष्य 1960 से 61 तक पूंजी निवेश की दर को बढ़ाकर राष्ट्रीय आय के लगभग 7% से बढ़ाकर क्या कर देना, 11%। पहले वाले में गाइस उसने कहा था 5 से बढ़ाकर 7% कर देना, और यहाँ कह रहा है कि 5 से बढ़ाकर 11% जो है लक्ष्य रखा गया, ठीक है। आगे लिखा है जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें ये जो है इसका टाइम पीरियड 1961 से लेकर 66 तक का है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आत्मनिर्भर विकास को प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति हासिल
करना है। फर्स्ट वाले में कृषि, दूसरे वाले में औद्योगिकरण, थर्ड वाला देखिए आत्मनिर्भर विकास की बात हो रही है। यहाँ पे जो इसके उद्देश्य हैं देखिए, राष्ट्रीय आय को 5% वार्षिक से अधिक करना और इसी के साथ ये सुनिश्चित करना कि निवेश का यह तरीका आगामी पंचवर्षीय योजनाओं में जारी रहे। फिर खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ठीक है, और उद्योग और आयात की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना। यहाँ पे भी कृषि उत्पादन की बात हो गई। इस्पात, रसायन ईंधन, फिर है ऊर्जा और आधारभूत उद्योगों का प्रसार और मशीन निर्माण की क्षमता का विकास करना ताकि 10 वर्षों के भीतर देश के अपने संसाधन में औद्योगिकरण की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। तो वैसे इसमें हम कृषि पे भी ध्यान दे रहे हैं और हम यहाँ पे औद्योगिकरण पे भी ध्यान दे रहे हैं। फिर देश के और आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। देश के श्रम शक्ति संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना और रोजगार के अवसरों में पर्याप्त विस्तार करना। फिर लिखा है अधिक से अधिक अवसरों को की समानता का उत्तरोत्तर विकास करना और आय व धन की असमानता में कमी लाना और आर्थिक शक्ति का समान वितरण करना, यानी कि पैसा समान रूप से समान मतलब लोगों के पास पहुंचे। ठीक है, अब लिखा है इस योजना में राष्ट्रीय आय का लक्ष्य 30% की वृद्धि कर इसे 1960-61 से 14,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 65-66 तक 19,000 करोड़ रुपए करने और इस अवधि में प्रति व्यक्ति आय में 70% की वृद्धि कर इसे 330 रुपये से बढ़ाकर 386 रुपये करने का लक्ष्य रखा गया। तो गाइस ये क्या थी आपकी प्रति व्यक्ति आय का लक्ष्य बताया है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है वार्षिक योजना। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जैसे हम पहुँचते हैं 1965 में, देखिए थर्ड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या था, देखिए यहाँ है 65-66 तक का है। तो दोस्तों यहाँ पे है 65-66। चलिए अब इसके बाद क्या है, वार्षिक योजना का मतलब क्या हो गया। यहाँ पे लिखा है कि 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में उत्पन्न स्थिति, सूखा, मुद्रा का अवमूल्यन, योजना के निर्धारण के लिए उपलब्ध संसाधनों में शरण होने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना के निर्णय में क्या होता है, यहाँ पे देरी हो जाती है। जबकि यहाँ पे क्या बननी चाहिए, वार्षिक बन गई, एक साल क्या हुआ कि योजना ही नहीं बनी। ठीक है, तो चौथी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें हो गई देरी। देखिए गाइस यहाँ पे दो चीज़ हुई, एक तो 1964 में अगर हम बात करें तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे यानी कि जवाहरलाल नेहरू, उनकी मृत्यु हुई। दूसरा 1965 में क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, मेन कारण युद्ध है। ठीक है, अब इसमें लिखा है इसके स्थान पर 1966 से 69 के बीच चौथी योजना के मसौदे की रूपरेखा के तहत 3 वर्षीय योजना तैयार की गई। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना लिखी है 1969 से लेकर 74 में कृषि उत्पादन में उतार चढ़ाव के साथ साथ विदेशी सहायता की अनिश्चितता के प्रभाव को कम करने के लिए विकास की गति को तीव्र करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, इसमें समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए तैयार कार्यक्रमों के माध्यम से जीवन स्तर को ऊपर उठाने की बात कही गई। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखा है कि इस योजना में विशेष तौर पर रोजगार और शिक्षा के प्रावधानों के जरिए कम सुविधा प्राप्त और जो दुर्लभ वर्ग हैं उनकी स्थिति में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया गया। ठीक है, फिर है समानता को बढ़ावा देने के लिए धन आय आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण में कमी लाने के लिए प्रयास किए जाने पर क्या है जोर दिया गया, किसके लिए, केंद्रीकरण में कमी लाने के लिए। फिर योजना में शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है, यानी कि 1968 to 69 के फैक्टर कॉस्ट पर को 1969 से 70 में 29,771 करोड़ रुपीस से बढ़ाकर 1973-74 में 38,306 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। विकास की परिकल्पित औसत वार्षिक संयुक्त दर कितनी 5.7% थी। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं दोस्तों। देखिए अब चौथी के बाद आ गई हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना। जो चौथी थी गाइस कब से कब तक थी, 69 से लेकर 74 तक माने थे। ठीक है, 74 तक थी। फिर आपका आता है फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है आपका 1974 से लेकर 79 तक है और गंभीर मुद्रास्फीति के दबाव की पृष्ठभूमि में तैयार की गई। ठीक है, इसके प्रमुख उद्देश्यों में आत्मविश्वास प्राप्त करना, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के खपत मानक में वृद्धि करने के लिए क्या है उपायों को
को अपनाना था और इस योजना में मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने और आर्थिक स्थिति में स्थायित्व पाने को भी उच्च प्राथमिकता दी गई। तो इसमें राष्ट्रीय आय में जो है 5.5% की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य भी तय किया गया। तो जो 5th 5 ईयर प्लान है को 1978-79 के वार्षिक योजना के अंत के साथ ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। तो गाइस इसका टाइम पीरियड क्या था, 74 से लेकर 79। तो देखिए क्या होता है, 79 आने से पहले, 1979 आने से पहले देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, मतलब कि पूरा नहीं हो पाया 5 साल। और 1978-79 यानी पूरे 1 साल के लिए क्या होता है, क्या आ जाती है, एक वार्षिक योजना आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, मतलब 1978 से लेकर 79 तक क्या एक वार्षिक योजना चलती है यहाँ पे। अब लिखा है छठी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड कितना है, 1980 से 85 तक है। ठीक है दोस्तों, का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है, गरीबी उन्मूलन था। ठीक है, और इसकी कृषि औद्योगिकरण के लिए एक साथ अवसंरचना को मजबूत करने की रणनीति अपनाई गई। फिर योजना के लिए औसत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 5.2% निर्धारित किया गया। चलिए तो गाइस यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड क्या है इसका, यानी कि 80 से लेकर 85 तक था। ठीक है, तो अब 7th 5 ईयर प्लान आता है, जो कि आपका 85 से 90 में नीतियों और कार्यक्रमों पर बल दिया था। ठीक है, ये योजना खाद्यान्न, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी, विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय आदि नियोजन के बुनियादी सिद्धांत की संरचना में उत्पादकता पर केंद्रित है। ठीक है, अब यह खाद्यान्न उत्पादन की विकास दर 1967-68 और 1988-89 के बीच की दीर्घ अवधि में 2.68% की तुलना में 7वीं योजना के दौरान 3.23% पर पहुंच गई। ठीक है, अब है बेरोजगारी और उसके परिणाम स्वरूप गरीबी की स्थिति में कमी लाने के लिए उपलब्ध कार्यक्रमों के अलावा जवाहर रोजगार योजना जैसे विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए। और इस योजना के दौरान, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया गाइस, यहाँ पे कौन सी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये इस योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद यानी कि आपका GDP 8.5% की औसत वृद्धि से बढ़ा और यह निर्धारित विकास दर 0.8% अधिक थी। ठीक है, आगे आती है हमारी 8th 5 ईयर प्लान। 7th 5 प्लान का टाइम क्या था आपका, 85 से लेकर 90। ठीक है, फिर आती है 8th। देखिए यहाँ पे गाइस क्या हो गया, 8th योजना जो है आपकी कब शुरू होती है, 92 तक। और जो आपकी 7th थी दोस्तों, वो आपकी कितनी थी, 1985 से लेकर 90 तक। ठीक है, लेकिन ये वाली देखिए कब स्टार्ट हो रही है, 92 में। तो यहाँ लिखा है कि और 90 से 91 और 91 से 92 को पृथक वार्षिक योजना, यहाँ पे 2 अलग अलग एक वर्ष की योजनाओं के रूप में देखा जाता है। ठीक है, यहाँ 1 वर्ष की बनी, यहाँ 1 वर्ष की बनी, उसके बाद आती है यहाँ पे 8वीं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का योजना जो है 90 to 95 की पृष्ठभूमि में तैयार की गई। इस वार्षिक योजना का मूल उद्देश्य क्या है, रोजगार था और सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देना था। फिर आती है 8वीं यहाँ पे देखिए ये तो गाइस ये थी आपकी वार्षिक योजना। ठीक है, अब यहाँ आ गई आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो गाइस इसका टाइम पीरियड 1992 से लेकर 1997 की शुरुआत 1990-91 के दौरान भुगतान संतुलन की स्थिति और महंगाई की स्थिति में क्या है, विकृति आ जाने के बाद इसकी भरपाई के लिए शुरू की गई ढांचागत समायोजन नीतियों और दीर्घ स्थिरीकरण नीतियों के तुरंत बाद की गई। देखिए गाइस क्या हुआ था, 1991 में थोड़ा सा भारत में हो गई थी प्रॉब्लम, हर चीज़ को लेकर, पैसों को लेकर, महंगाई को लेकर हो गई थी प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या है, खाड़ी मतलब क्या है, ऑयल के लिए भी हो गया था गाइस, उसके दाम जो है 4 गुना बढ़ गए थे क्रूड ऑयल के। तो भारत में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, पैसा नहीं बचा था, जो आपकी फॉरेन करेंसी है वो ख़त्म हो गई थी ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे थोड़ा भारत के लिए थोड़ा मुश्किल टाइम था गाइस। तो यहाँ पे 1991-92 में कुछ नहीं हुआ था, एक वर्ष की योजना बनी थी। 92 से आती है फिर 8 वर्षीय, मतलब 8वीं जो है 8th 5 ईयर प्लान आता है। ठीक है, तो इस योजना में औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.6% और औसत औद्योगिक विकास दर जो है 7.5% तय की गई। 8वीं योजना में औसत वार्षिक विकास दर जो है आपकी 5.6% परिकल्पित की गई और इसके स्थान पर इस योजना के दौरान 6.8% की वार्षिक जो है विकास दर हासिल हुई। देखिए गाइस काफ़ी ज़्यादा है भी। ठीक है, अब आते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना 9th 5 ईयर प्लान में। तो गाइस इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका है 97 से लेकर 2002। ठीक है, अब क्या है, भारत की आज़ादी को यहाँ पे 50 साल पूरे होने पर
शुरू की गई थी ये, ठीक है। तो इस योजना में मतलब यहाँ पे हो जाते हैं भारत की आज़ादी को 50 साल पूरे। तो इस योजना में जीडीपी की 7% वार्षिक दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया और 7 केंद्रीय आधारभूत न्यूनतम सेवाएं बेसिक मिनिमम सर्विसेज BMS पर जोर दिया गया। तो इसके तहत स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, फिर है बेघर गरीब परिवारों के लिए सार्वजनिक आवास सहायता, बच्चों को पोषण सहायता, सभी गांव और बस्तियों के लिए सड़कें और गरीबों को ध्यान में रखकर जन वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करना शामिल था। फिर लिखा है 9वीं योजना के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितनी 6.5% प्रति वर्ष तय की गई और पिछले दृष्टि पत्र में यह 7% तय की गई थी। निर्धारित लक्ष्य की तुलना में औसत वार्षिक वृद्धि दर आपकी कितनी रही 5.5%। चलिए अब हम आ जाते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। कब शुरू हुई 2002 से लेकर 2007 तक का था। और इस योजना में क्या है गाइस, यहाँ पे जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हटती है और किसकी मनमोहन सिंह आते हैं, आपकी कांग्रेस की सरकार आती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है इस योजना में NDC के अधिदेश उद्देश्यों को बढ़ाते हुए 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने और वार्षिक विकास दर जीडीपी के 8% लक्ष्य का रखा गया। इसके लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए। वर्ष 2007 तक गरीबी के अनुपात को कम कर 26% से 21% पर लाना, दशकीय जनसंख्या वृद्धि को 1991 टू 2001 में जो है आपकी 21.3% से घटाकर 2001 से 2011 में 16.2% पर लाना, ठीक है। फिर इसने लिखा है कि लाभकारी रोजगार में वृद्धि, कम से कम श्रम बल को जोड़कर गति बनाए रखना, 2003 तक सभी बच्चों को स्कूल भेजना, 2007 तक सभी बच्चे स्कूल में 5 वर्ष पूर्ण करें और ये सुनिश्चित करना साक्षरता और मजदूरी दरों में लिंग के अंतर में 50% की कमी लाना, साक्षरता दर को जो आपका 1999 से 2000 तक में था 65%, उससे बढ़ाकर 2007 में 75% करना, सभी गांवों को पेयजल उपलब्ध करना, शिशु मृत्यु दर को जो है 72% से घटाकर 45% तक लाना। 72 यानी कि 1999 से 2002 में 72 थी, जो कि 2007 में घटाकर 75% लाना और वन पेड़ों से घिरे क्षेत्र को 19% से बढ़ाकर 25% करना और प्रमुख प्रदूषित नदी क्षेत्रों की सफाई करना। अब इसमें लिखा है जो 10th 5-year प्लान है उसके अंतिम 4 वर्ष यानी कि 2003 से 4 से 6 से 7 में औसत विकास दर 8% से कुछ अधिक थी, ठीक है। देखिएगा इस कितनी ज़्यादा थी 8% से, ठीक है, तो इससे भी ज़्यादा थी। और इस प्रकार संपूर्ण 10वीं योजना के दौरान विकास दर जो है 7.7% रही, ठीक है। यद्यपि ये 10वीं योजना के लिए 8% के लक्ष्य से कम रही, लेकिन यह किसी योजना में हासिल की गई विकास दर की क्या थी, ये उच्चतम थी विकास दर में, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा थी अभी तक। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 11वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 12। तो यहाँ पे भी कौन थे गाइस, मनमोहन सिंह थे आपके प्रधानमंत्री। तो इसमें लिखा है कि इसमें क्या है, समावेशी विकास, अर्थव्यवस्था की बढ़ती ताकत पर निर्माण के साथ उभर कर आई कमजोरियों को दूर करने के लिए एक व्यापक रणनीति प्रदान की। इसमें 5 वर्षों के दौरान 9% की विकास दर हासिल करना और योजना के अंत में इसे तीव्र कर 10% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा था, लक्ष्य था गाइस। अब है देखिए यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना आ जाती है, ठीक है। तो इस जो ये 12वीं योजना में इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया कि विकास का उद्देश्य देशवासियों की आर्थिक और सामाजिक जो अवस्था है उसमें व्यापक सुधार लाना था। तो इसमें लिखा है कि जो इसका गाइस टाइम पीरियड है वो है 2012 से 17 के दौरान क्या होता है कि औसत वृद्धि दर जीडीपी के 9% पर लाने का लक्ष्य रखा गया। चलिए गाइस यहाँ पे क्या होता है, हिसाब किताब थोड़ा सा, ये पंचवर्षीय योजना 17 तक थी, लेकिन 2015 में क्या होता है, आपका योजना आयोग का एंड होता है और नीति आयोग स्टार्ट होता है। चलिए एक बॉक्स जो हम ऊपर छोड़ के आए उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है पुणे मेट्रो रेल परियोजना। तो भारत सरकार और यूरोपीय निवेश बैंक EIB के बीच इस परियोजना हेतु 150 मिलियन यूरो की दूसरी किस्त के लिए
वित्त अनुबंध हस्ताक्षरित। ठीक है, ये टाइम कब का है? ये 7 मई 2021 की बात है। फिर यहाँ लिखा है यूरोपीय निवेश बैंक ने इस मेट्रो रेल परियोजना को वित्त पोषित करने हेतु 600 मिलियन यूरो के ऋण की मंजूरी प्रदान की है। गाइस 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ठीक है, और लिखा है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इस परियोजना की कार्यान्वयन क्या है? एजेंसी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या था। यहाँ लिखा है अटल नवाचार मिशन। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि जो मिशन है केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है और इसे देश भर में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने शुरू किया। किसने? नीति आयोग ने। तो अटल नवाचार मिशन को एक शीर्ष नवाचार संगठन के तौर पर तैयार किया गया है जो केंद्रीय, राज्य और क्षेत्रीय नवाचार योजना के तहत नवाचार नीति बनाने में हायर सेकेंडरी स्कूल और विज्ञान, इंजीनियरिंग एंड उच्च शिक्षा संस्थानों और लघु एवं मध्यम उद्यमों, कॉरपोरेट जैसे विभिन्न स्तरों पर नवाचार और उद्यमशीलता के पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना को प्रोत्साहन देने में सहायक की भूमिका निभाएगा। फिर लिखा है स्कूलों में रचनात्मक और प्रगतिशील मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए अटल नवाचार मिशन देश के सभी 700 से अधिक जिलों के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब खोल रहा है और इसमें 1000 से लेकर 1500 वर्ग फीट क्षेत्र नवाचार गतिविधियों को समर्पित होता है। फिर लिखा है इसमें 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग। ठीक है, और फिर लिखा है यहाँ पे मिनिएचराइज्ड, फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स, टू इट योरसेल्फ, फिर लिखा है किट्स जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या लिखा है? इसके लिए सरकार की ओर से 20 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है ताकि 6ठी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी इस प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर नए आविष्कार कर सकें। अटल नवाचार मिशन विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO, कॉरपोरेट उद्योग स्तर पर विश्व स्तरीय अटल इनक्यूबेटर्स स्थापित कर रहा है ताकि देश के हर क्षेत्र और राज्य में निरंतर स्टार्टअप सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके और ये मौजूदा को अपना कामकाज बढ़ाने में मदद भी कर रहे हैं। ठीक है, फिर लिखा है मेंटर इंडिया। फिर लिखा है अटल नवाचार मिशन द्वारा शुरू किए गए मेंटर इंडिया कार्यक्रम शैक्षणिक समुदाय और उद्योग जगत के बीच भागीदारी के लिए एक पथ प्रवर्तक है। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत देश भर से उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से 3200 से अधिक परामर्शदाताओं यानी कि मेंटर को 1800 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब के साथ निरंतर काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। फिर लिखा ये परामर्शदाता यानी कि जो आपके मेंटर हैं स्वेच्छा से अपना अमूल्य समय देकर अटल टिंकरिंग लैब में विद्यार्थियों के साथ तकनीकी और व्यावसायिक ज्ञान साझा कर रहे हैं और इसके अलावा सुपर मेंटर का एक अन्य वर्ग विद्यार्थियों को प्रेरक व्याख्यान देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अटल इंक्यूबेशन सेंटर। तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर और स्थापित इंक्यूबेशन सेंटर ऐसे इंक्यूबेशन स्थल हैं जिनकी स्थापना और मार्गदर्शन, कारोबार नियोजन सहायता, शुरुआती पूंजी प्राप्त करने, औद्योगिक हिस्सेदारी, प्रशिक्षण और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ संचालन सुविधा और पूंजीगत उपकरण जैसे नवाचार स्टार्टअप का उद्भव सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। देश भर में 19 अटल इंक्यूबेशन सेंटर पहले से कार्यरत हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप का इंक्यूबेशन कर रहे हैं और नए युग की प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे हैं। तो गाइस नेक्स्ट यहाँ है अटल न्यू इंडिया चैलेंज। तो इसकी स्थापना 2018-19 में की गई है। अटल नवाचार मिशन ने ये पहल अनुदान आधारित तंत्र के जरिए राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पादों और समाधान के सृजन के लिए नए आविष्कार करने वाले को सहायता देने का उद्देश्य से की गई है। यहाँ लिखा है बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस मेट्रो रेल परियोजना के कुल 58.19 किलोमीटर लंबे चरण 2A सेंट्रल सिल्क बोर्ड जंक्शन से KR पुरम
तक और चरण 2B क्या लिखा है, हेबल जंक्शन के रास्ते के आर पुरम से हवाई अड्डे तक की मंजूरी। इस परियोजना की कुल पूर्ण लागत राशि कितनी गई यहाँ पे 14,788 करोड़ रुपए है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ क्या लिखा है, अब अटल नवाचार मिशन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान और उसमें नवाचार को आकर्षित करने के लिए अलग अलग मंत्रालयों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम पर काम कर रहा है। ये मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, तो ये सारे मंत्रालय हैं इसके साथ। फिर लिखा अटल नवाचार मिशन ने देश के विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के बीच सहयोगात्मक प्रायोगिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम अटल लघु उद्यम अनुसंधान तथा नवाचार यानी कि अराइज शुरू किया। अटल नवाचार मिशन विद्यार्थियों, स्टार्टअप समुदायों के लिए विभिन्न संरचित कार्यक्रमों के अलावा समय समय पर व्याख्यानों, गोष्ठियों और क्या है वक्ता सत्रों का आयोजन करता है। देन लिखा है कि हमारा पहल और सुधार, विकास, निगरानी और मूल्यांकन कार्यक्रम। तो विकास, निगरानी और मूल्यांकन कार्यक्रम नीति आयोग का एक क्या है आपका संबद्ध कार्यालय है और जो भारत सरकार का शीर्ष निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय है और इसे सितंबर 2015 में पूर्ववर्ती दो कार्यालयों कार्यक्रम उन्मूलन कार्यालय और स्वतंत्र कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय को मिलाकर स्थापित किया गया है। फिर लिखा है DMEO के कार्य हैं क्या, सामाजिक और दीर्घकालीन नीति और कार्यक्रम, फ्रेमवर्क और नवाचार संवर्धन का सहयोग की सहायता पहल और फिर आवश्यक मध्यावधि संशोधन सहित की प्रगति एवं प्रभाव उत्पादकता पर नजर रखना। फिर कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं पहल की सक्रियता के साथ निगरानी व मूल्यांकन करना, आवश्यक संसाधनों की पहचान सहित ताकि सफलता और विवरण संभावना को प्रबल किया जाए। नीति आयोग के अंग के रूप में DMEO को केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों का परामर्शी अधिकार प्राप्त है। लिखा है कृषि सुधार, तो अधिसूचित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करना। लिखा है नीति आयोग में विभिन्न फसलों के लिए जो आपका MSP लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्यों के साथ विचार विमर्श करने की एक व्यवस्था बनाई है। तो इसके अनुरूप कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की शुरुआत की। तो इसमें 3 व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है जो इस प्रकार हैं, मूल समर्थन योजना या बाजार आश्वासन योजना, मूल औचित्य भुगतान योजना और निजी खरीद भंडारकों के लिए प्रायोगिक योजना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अनुबंध खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो यहाँ लिखा है कि केंद्र सरकार ने पहली बार किसानों को अवसर दिया है कि अनुबंध खेती के बारे में बनाए गए आदर्श अधिनियम के जरिए खरीदारों के साथ क्या है सौदेबाजी कर सकें और अपनी फसल के मूल्य के बारे में फैसला कर सके। तो इस आदेश अधिनियम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कृषि उत्पाद और पशुधन अनुबंध खेती और सेवाएं संवर्धन और सुविधाकरण अधिनियम 2018 को नीति आयोग के साथ सलाह मशवरे से तैयार किए गए और वर्ष 2018 में ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू करने की शुरुआत की गई। लिखा है कि कृषि उत्पादों और पशुधन के लिए सेवा अनुबंध सहित उत्पादन पूर्ण से फसल कटाई के बाद विपणन तक क्या समूची वैल्यू चेन इस आदर्श कानून के दायरे में आते हैं। फिर आपका है नेक्स्ट पोषण में सुधार। तो पोषण अभियान की बात करते हैं, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दुग्ध पान कराने वाली महिलाओं में पोषण सुधार के लिए समग्र पोषण योजना और पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। नेक्स्ट लिखा है कि वर्ष 2018 में शुरू किए गए पोषण अभियान के तहत देश का ध्यान कुपोषण
की समस्या उसके निराकरण की ओर आकर्षित किया जा रहा है ताकि अभियान चलाकर इस समस्या का निवारण किया जा सके। कुपोषण के खिलाफ जन आंदोलन चलाने का उद्देश्य अगले 3 वर्ष में कुपोषण में प्रत्यक्ष कमी लाना। इस पर अमल के लिए 4 सूत्रीय क्या है कार्य नीति इस प्रकार है। कौन कौन सी है? बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए अंतर क्षेत्रीय अभिसरण, यथा समय वृद्धि निगरानी और महिलाओं तथा बच्चों पर नजर रखने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, पहले 1000 दिनों के लिए गहन स्वास्थ्य और पोषण सुविधाएं और जन आंदोलन। फिर लिखा है पोषण माह 2018 में सितंबर महीने को क्या राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया। इस दौरान सामाजिक व्यवहार्यता बदलाव और संचार संबंधी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। फिर लिखा है स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में एक ऐसी समन्वित स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकसित करने की परिकल्पना की गई जिसमें सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और दक्षता पर पारदर्शिता में सुधार करने, नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं की भी समन्वय के उद्देश्य से डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। फिर लिखा है आयुष्मान भारत अपने इन 2 उद्देश्यों के साथ देश की स्वास्थ्य प्रणाली को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। पहला, आपूर्ति के संदर्भ में निवारक और प्राथमिक देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों का संचालन करना और दूसरा, स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित 10 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रति परिवार इलाज के लिए हर वर्ष जो है 5 लाख रुपए तक क्या है वित्तीय संरक्षण प्रदान करना है। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कुछ कमेंट करना हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। गाइस वीडियो पसंद आई तो शेयर भी करिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा जो चैनल है वो है #QPPCS विद चौहान। तो चलिए गाइस अब हम क्या करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के संग। देख लेते हैं चैप्टर का नाम क्या है। वो है अब गाइस चैप्टर नंबर 23 करेंगे हम, जो कि है ग्रामीण विकास। तो इसके साथ ये वीडियो करते हैं खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।